स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिष्ट धारा जनित्र के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं धारा जनित्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसके बारे में पूरी जानकारी हमने पिछले वीडियो में ले ली थी, और जो दूसरा धारा जनित्र है दिष्ट धारा जनित्र, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जो दिष्ट धारा जनित्र है, इस दिष्ट धारा जनित्र से जो धारा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है दिष्ट धारा अर्थात डीसी। दिष्ट धारा जनित्र से दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। अब इस दिष्ट धारा की क्या विशेषता है, जैसे हमने देखा था जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी दिशा और मान समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, जबकि दिष्ट धारा है इसकी दिशा और मान समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, उसे दिष्ट धारा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें कि दिष्ट धारा जनित्र किसे कहते हैं। ऐसा धारा जनित्र जिससे उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा व मान समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। और इस जनित्र को या ऐसे जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र कहा जाता है। फिर बात करते हैं दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत, कि दिष्ट धारा जनित्र कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो दिष्ट धारा जनित्र है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे दिष्ट धारा जनित्र काम करता है। यानी जब कुंडली घूर्णन करती है तो कुंडली के घूर्णन के कारण उसका चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, जिससे उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। उस सिद्धांत को विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहा जाता है, जिसको माइकल फैराडे ने दिया था। सिद्धांत की बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बनावट, कि दिष्ट धारा जनित्र की बनावट किस प्रकार से होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र की बनावट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र था उसमें सर्पी वाले लगे होते हैं, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में है वह कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक लगे होते हैं। इनकी बनावट में केवल ये इतना ही अंतर है। तो जैसे बनावट में देखें, सबसे पहले तो इसमें लगा होता है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक यानी इसमें एक शक्तिशाली नाल चुंबक लगा होता है। जैसे इसके ये दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव ये है जिसको हम कहें उत्तरी ध्रुव एन, इसको ऐसे थोड़ा 3D में दिखा दें इस प्रकार से, ये उत्तरी ध्रुव है। और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल, जिसको दर्शाया जाता है एस से। इसको भी ऐसे थोड़ा सुंदर बनाएं 3D में इस प्रकार से। ये हो गए क्षेत्र चुंबक के दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। दूसरा होता है इसमें आर्मेचर या वही कुंडली, आर्मेचर। इसकी बनावट में आर्मेचर देखें तो आर्मेचर है नरम लोहे के क्रोड पे तांबे के तार लपेट के एक कुंडली बना दी जाती है और उसे आर्मेचर कहा जाता है। जैसे ये नरम लोहे का क्रोड है, इस पे इस प्रकार से तांबे के तार लपेट के जो कुंडली बनाई जाती है उसको आर्मेचर कहा जाता है। ये कुंडली की भुजाएं हो गई, इसका नामकरण करें A, B, C, D। ये होता है आर्मेचर, जो चुंबक के इन दोनों ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। ये यहाँ पे घूर्णन करता है, तो घूर्णन करने पे इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। यानी जब ये इसके समांतर होता है तो इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या न्यूनतम होती है, और जब ये घूर्णन करता हुआ इसके लंबवत होता है तो इससे अधिकतम बल रेखाएँ गुजरती हैं। तो सर आर्मेचर हो गया। इसके बाद नंबर 3, इसमें लगे होते हैं दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर। दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर वह युक्ति है जो बाहरी परिपथ में धारा की दिशा को बदलने नहीं देते हैं, उन्हें दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर कहा जाता है। इस प्रकार से इनकी संरचना देखें तो इस प्रकार से है। जैसे ये है एक दिक् परिवर्तक,
और एक ये है दूसरा। ये दो दिक् परिवर्तक यहाँ लगे होते हैं, इनको दर्शा दें। ये C1 और दूसरा हो जाएगा C2। अब ये जो दिक् परिवर्तक हैं, इनसे दो कार्बन ब्रुश जुड़े होते हैं। यहाँ इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये जो दो दिक् परिवर्तक हैं, इन दोनों दिक् परिवर्तक से दो कार्बन ब्रुश, इस प्रकार से एक कार्बन ब्रुश यहाँ लगा होता है और दूसरा कार्बन ब्रुश यहाँ ये लगा होता है। ये इसकी संरचना का चौथा भाग है। ब्रुश है वो कार्बन के बने होते हैं जिनकी एक भुजा, अंदर वाली भुजा तो इन कम्यूटेटर के संपर्क में रहती है और बाहरी भुजा है वह बाहरी परिपथ में किसी लोड से या गैल्वेनोमीटर से जोड़ दी जाती है। यहाँ ये गैल्वेनोमीटर है जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा और उसका मान दोनों बताता है। यहाँ दो ये ब्रुश जिनको हम दर्शा दें B1 और B2 से। इस प्रकार से ये दिष्ट धारा जनित्र की बनावट हो गई। अब हम देखते हैं इसकी कार्य प्रणाली। दिष्ट धारा जनित्र किस प्रकार से कार्य करता है, तो इसकी कार्य प्रणाली के लिए यहाँ हम दूरी लगा दें इस प्रकार से, जिसकी सहायता से इसको घुमाया जाएगा और ये ऐसे दक्षिणावर्त इसको घुमाते हैं। अब इसकी कार्य प्रणाली देखें। जब इस आर्मेचर को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो भुजा AB है वह ऊपर की ओर गति करती है और भुजा CD है वह नीचे की ओर गति करेगी। यानी भुजा AB ऊपर आएगी और भुजा CD है वह नीचे की तरफ जाएगी, जिससे इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी और उस विद्युत धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। वहाँ हम तर्जनी को रखेंगे, हमने फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को देखा है। अंगूठा चालक की गति की दिशा बताएगा। भुजा AB है यहाँ ऊपर की ओर गति कर रही है और भुजा CD नीचे की ओर गति करती है। तो जब इस नियम से देखें, भुजा AB है वह ऊपर की ओर आ रही है, यानी अंगूठा चालक की गति की दिशा बताएगा। तो मध्यमा है वह चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को बताती है। यहाँ हम ये माने कि ये जो विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से होगी, A से B की तरफ। भुजा CD है वह नीचे की तरफ गति करती है, तो यहाँ पर भी हम फ्लेमिंग का नियम लगा के देखें तो यहाँ विद्युत धारा की दिशा है वह C से D की तरफ होगी। तो इस प्रकार इस पूरी कुंडली में ABCD के अनुदिश धारा बहती है और बाहरी परिपथ में ये कहें B2 से B1 की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है। फिर आधे गुणन के बाद जब कुंडली CD है, कुंडली की जो भुजा CD है वह ऊपर की ओर आएगी और भुजा AB है यह नीचे की ओर गति करेगी। तो उस समय इनका जो संपर्क है, जैसे C1, जो कम्यूटेटर C1 है वह पहले B1 के साथ जुड़ा हुआ है और जो C2 है वह B2 के साथ जुड़ा हुआ है, जिस कारण बाहरी परिपथ में धारा की दिशा ये माने B2 से B1 की तरफ प्रवाहित हो रही है। आधे गुणन के पश्चात क्या होगा, जब ये कुंडली की भुजाएं विपरीत दिशा में गति करेंगी, यानी AB नीचे की तरफ जाएगी और CD ऊपर की ओर आएगी, उसी समय ये सिरे भी चेंज हो जाते हैं। C2 है वह B1 के साथ जुड़ जाता है और जो C1 है यानी कम्यूटेटर जो C1 है वह जुड़ जाता है B2 के साथ। आधे गुणन बाद, ये तो पहले की बात हो गई, पहले स्थिति ये रहेगी और आधे गुणन के पश्चात बाद में इस प्रकार से C1 जुड़ जाएगा B2 से और C2 जुड़ जाएगा B1 से। तो कुंडली में जो धारा की दिशा तो चेंज होगी, क्योंकि आधे गुणन के बाद हम नियम से देख सकते हैं इसमें धारा की दिशा बदलेगी, लेकिन ये जो सिरे हैं वह चेंज हो जाते हैं। C1 यहाँ चला जाएगा और C2 है वह यहाँ आ जाएगा, जिससे बाहरी परिपथ में धारा की दिशा उसी दिशा में बहेगी, यानी बिना परिवर्तित हुए धारा लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है और ऐसी धारा को ही कहा जाता है दिष्ट धारा, जिसकी दिशा और उसका मान समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं। इसको
बदलने कौन नहीं देता, वह कौन सी युक्ति है जो दिष्ट धारा यानी दिष्ट धारा जनित्र में जो धारा उत्पन्न हो रही है उसकी गति या उसके मान को बदलने नहीं देता, तो वो होते हैं दिक् परिवर्तक या कम्यूटेटर। क्योंकि आधे गुंडन के बाद कुंडली में धारा की दिशा बदलती है, लेकिन उसी समय ये सिरे चेंज हो जाते हैं, जिससे बाहरी परिपथ में लगातार एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती रहती है, उसकी जो गति की दिशा है वह परिवर्तित नहीं होती। तो उम्मीद है आप दिष्ट धारा जनित्र को भली भांति समझ पाए होंगे। कोई ज़्यादा जटिल टॉपिक नहीं है, संरचना बिल्कुल प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान ही है, केवल एक अंतर है दिक् परिवर्तक का, और कार्य प्रणाली भी हूबहू उसी के समान है। बस थोड़ा सा बदलाव यहाँ करते हैं कि आधे गुणन के बाद ये सिरे परिवर्तित हो जाते हैं, जिस कारण बाहरी परिपथ में धारा की दिशा नहीं बदलती है। तो ये था आज का टॉपिक दिष्ट धारा जनित्र। उम्मीद है आप भली भांति इसको समझ पाए होंगे। धन्यवाद।